साथियों नमस्कार। मैं अधिवक्ता प्रदीप महाजन, एडवोकेट महाजन लीगल गाइड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम समझेंगे कि जब किसी किसान की जमीन नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित होती है और उसे मुआवजा कम मिलता है, तो वो क्या कर सकता है। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के गायत्री बालासामी जजमेंट में एनएचएआई एक्ट के बारे में क्या महत्वपूर्ण बात कही गई है। पार्ट 1, काला किसे कहा जाता है और उसे नियुक्त कौन करता है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के अंतर्गत जब किसी किसान या भूस्वामी की जमीन अधिग्रहित होती है, तो सबसे पहले मुआवजा तय करने का काम CALA करता है। CALA का पूरा नाम है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन। हिंदी में इसे सक्षम प्राधिकारी या भूमि अर्जन अधिकारी कहा जाता है। आमतौर पर SDM, ADM, डिप्टी कलेक्टर या लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जैसे राजस्व अधिकारियों को CALA के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगर किसान या भूस्वामी को लगता है कि CALA ने उसकी जमीन का मुआवजा कम तय किया है, तो वो नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3G(5) के अंतर्गत मुआवजा बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है। ये आवेदन सिविल कोर्ट में सीधे नहीं किया जाता। ये आवेदन आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पार्ट 2, आर्बिटर कौन होता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है। आर्बिटर यानी मध्यस्थ वो अधिकारी होता है जो किसान के मुआवजा बढ़ाने के दावे पर सुनवाई करता है। नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3G(5) के तहत आर्बिट्रेटर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। व्यवहार में कई बार जिले के कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आर्बिट्रेटर के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसलिए किसान को मुआवजा बढ़ाने के लिए आर्बिट्रेशन पिटीशन या मुआवजा वृद्धि आवेदन आर्बिट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। पार्ट 3, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेटर का अर्थ क्या होता है। आसान भाषा में समझे तो मध्यस्थ और सुलह अधिनियम के अनुसार दोनों पक्ष मिलकर आर्बिट्रेटर चुन सकते हैं। लेकिन नेशनल हाईवे एक्ट के मामलों में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कानून के प्रावधान के आधार पर होती है। इसलिए ऐसे आर्बिट्रेटर को स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेटर कहा जाता है। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेटर का अर्थ है ऐसा आर्बिट्रेटर जिसकी नियुक्ति किसी प्राइवेट एग्रीमेंट से नहीं बल्कि कानून द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर होती है, अर्थात कानून द्वारा एक तरफा नियुक्ति। पार्ट 4, अगर आर्बिट्रेटर भी मुआवजा पर्याप्त नहीं बढ़ाता, तो क्या किसान सिविल कोर्ट में जाकर अवार्ड मॉडिफाई करवा सकता है। यही इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। पहले ये समझो कि आर्बिट्रेटर द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसे अवार्ड या अधिनिर्णय कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सिविल कोर्ट उस अवार्ड को सीधे बदलकर यानी मॉडिफाई करके मुआवजा बढ़ा सकती है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री बालासामी बनाम ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड निर्णय दिनांक 30 अप्रैल 2025 में महत्वपूर्ण चर्चा की है। पार्ट 5, गायत्री बालासामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर पर विचार किया, लेकिन नेशनल हाईवे एक्ट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सावधानी से बात कही। पैरा 71 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट NHAI एक्ट के प्रोविजंस की वैलिडिटी पर अभी कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है, क्योंकि ये विषय एक अलग रिट पिटीशन में जुडिशियल कंसिडरेशन में है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने NHAI एक्ट के मुद्दे को बंद नहीं किया है, बल्कि कहा है कि ये विषय अलग मामले में विचाराधीन है। पार्ट 6, पैरा 71 को सरल भाषा में समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरल अर्थ में ये कहा कि हम NHAI एक्ट के प्रोविजंस की वैलिडिटी पर अभी कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा अलग रिट पिटीशन में पेंडिंग है। साथ ही स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज द्वारा दिए गए अवार्ड्स को किस प्रकार चैलेंज किया जा सकता है, इस मुद्दे पर भी हम अभी कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि NHAI एक्ट धारा 3G, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेटर और अवार्ड को चैलेंज करने की प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। पार्ट 7, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट में धारा 3G की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। हाँ बिल्कुल। इस संबंध में लाइव लॉ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान शामिल थे, ने नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 की सेक्शन 3G की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाली रिट पिटीशन पर नोटिस इशू किया है। इस पिटीशन में विशेष रूप से सेक्शन 3G की लीगैलिटी पर सवाल उठाया गया है।
क्योंकि इसी प्रोविजन के तहत भूमि मालिकों के कंपेंसेशन डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के माध्यम से तय किया जाता है और उस आर्बिट्रेटर की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। यही कारण है कि पिटीशन में यह सवाल उठाया गया है कि जब आर्बिट्रेटर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो क्या यह प्रक्रिया आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी और फेयरनेस के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। पार्ट 8। इस स्क्रीनशॉट में लाइव लॉ आर्टिकल में साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस बीवी नगरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 की सेक्शन 3G की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन पर नोटिस इशू किया। आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि पिटीशन स्पेसिफिकली सेक्शन 3G की लीगैलिटी पर सवाल उठाती है क्योंकि कॉम्पनसेशन डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए आर्बिट्रेटर से होता है। पार्ट 9। पेंडिंग रिट पिटीशन कौन सी है। गायत्री बालासामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेट रिट पिटीशन का उल्लेख किया है, लेकिन उस जजमेंट में रिट पिटीशन नंबर नहीं दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह मामला रिट पिटीशन सिविल नंबर 1364 ऑफ 2023 से संबंधित है। इस रिट पिटीशन में नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3G 5 और आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया पर संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं। पार्ट 10। संवैधानिक प्रश्न कौन से हैं। पहले जमीन सरकार की परियोजना के लिए ली जाती है, फिर मुआवजा सरकारी अधिकारी तय करता है और मुआवजा वृद्धि हेतु पेश प्रकरण को सुनने वाले आर्बिट्रेटर की नियुक्ति भी सरकार ही करती है। तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है। क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप है। यही मुख्य सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग रिट पिटीशन में विचाराधीन है। पार्ट 11। उदाहरण से समझें तो मान लो किसी किसान की जमीन नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित हुई। काला ने उसका मुआवजा तय किया। किसान को लगा कि मुआवजा कम है। अब किसान धारा 3G 5 के तहत आर्बिट्रेटर के सामने जाता है, लेकिन वो आर्बिट्रेटर भी सरकार द्वारा नियुक्त होता है। अब किसान के मन में सवाल उठता है, मेरी जमीन सरकार की परियोजना के लिए गई, मुआवजा सरकारी अधिकारी ने तय किया और मेरी शिकायत सुनने वाले अधिकारी की नियुक्ति भी सरकार ही कर रही है, तो क्या मुझे पूरी तरह निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी। साथियों, यही सवाल नेचुरल जस्टिस से भी जुड़ा हुआ है। पार्ट 12। नेचुरल जस्टिस क्या है। इसका एक मूल सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। कानून में इसे बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। नेशनल हाईवे के मामलों में किसानों और भूस्वामियों की चिंता यही है कि जब पूरी प्रक्रिया सरकारी अधिकारियों से जुड़ी है और आर्बिट्रेटर की नियुक्ति भी सरकार द्वारा होती है, तो निष्पक्षता का प्रश्न उठता है। इसीलिए धारा 3G 5 के तहत आर्बिट्रेटर की नियुक्ति और उसके अवार्ड को चैलेंज करने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्ट 13। पेंडिंग रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी हमें कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए क्योंकि मामला पेंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर सकता है कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया कितनी स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेटर द्वारा दिए गए अवार्ड को किस प्रकार चैलेंज किया जा सकता है और क्या वर्तमान व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 तथा नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। इसलिए गायत्री बालासामी जजमेंट का पैरा 71 किसानों और भूस्वामियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्ट 14। क्या अभी सिविल कोर्ट सीधे मुआवजा बढ़ा सकती है। नहीं, ऐसा सीधा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अभी लीगल पोजीशन सावधानी से समझनी होगी। गायत्री बालासामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हर NHAI केस में सिविल कोर्ट सीधे आर्बिट्रेटर का अवार्ड मॉडिफाई करके मुआवजा बढ़ा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि NHAI एक्ट की वैलिडिटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के अवार्ड्स को चैलेंज करने की प्रक्रिया का मुद्दा अलग रिट पिटीशन में विचाराधीन है। इसलिए इस विषय पर अंतिम स्पष्टता पेंडिंग रिट पिटीशन के निर्णय के बाद ही आ सकती है। पार्ट 15। किसानों के लिए महत्वपूर्ण संदेश। सबसे पहले अपने अधिकारों की जानकारी रखनी चाहिए। यदि जमीन नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित हुई है और मुआवजा कम मिला है, तो धारा 3G के अंतर्गत समय पर आवेदन करना चाहिए। मार्केट वैल्यू, सेल इंस्टेंसेस,
लोकेशन एडवांटेज, डेवलप पोटेंशियल, सेवरेंस डैमेज और अन्य रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ठीक से प्रस्तुत करने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लिमिटेशन पीरियड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कानून में अधिकार होने के बावजूद यदि समय सीमा निकल जाता है तो नुकसान हो सकता है। पार्ट 16, सावधानी। ये वीडियो केवल जनहित में कानूनी जानकारी देने के लिए है। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, हर अवार्ड की स्थिति अलग होती है, लिमिटेशन अलग हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले अपने अधिवक्ता से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सलाह लेना जरूरी है। पार्ट 17, अगले वीडियो की सूचना। अगले वीडियो में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि हाई कोर्ट्स ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3G की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के संबंध में क्या कहा है, यानी हाई कोर्ट्स ने इस प्रोविजन को किस दृष्टि से देखा है और किसानों के लिए उसका क्या महत्व है। पार्ट 18, मेरा उद्देश्य आपको आपके अधिकारों की सही और तथ्यात्मक जानकारी देना है, क्योंकि जमीन केवल जमीन नहीं होती, वो किसान का जीवन, परिवार और भविष्य होती है। अगर आपकी जमीन नेशनल हाईवे, रेलवे या किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित हुई है तो आपको अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। पार्ट 19, चैनल नया है लेकिन अनुभव 19 साल का है। सही और तथ्यात्मक कानूनी जानकारी के लिए एडवोकेट महाजन लीगल गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जिन किसानों या भूस्वामियों को ये जानकारी काम आ सकती है उन्हें जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद। पार्ट 20, डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल जनहित में कानूनी जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी विशेष मामले में व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं है। अपने मामले के फैक्ट्स, लिमिटेशन और डॉक्यूमेंट्स देखकर ही अपने अधिवक्ता से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई करें।